हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं थिंक बियॉन्ड। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी ने टीवी, एम्पलीफायर या फिर ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के अंदर ऐसे कुछ पार्ट्स ज़रूर देखे होंगे, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इन सब पार्ट्स को कैपेसिटर कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर को सबसे पहले यूवल्ड जियोर्ग वॉन क्लिस्ट ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1745। लेकिन उस वक्त उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई टूल नहीं था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं था कैपेसिटर का। उनके कैपेसिटर को डिस्कवर करने के कुछ महीने के बाद ही यूनिवर्सिटी ऑफ लाइडेन का प्रोफेसर पीटर वैन मुस्चेनब्रुक ने कैपेसिटर को फिर से डिस्कवर किया और उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था लाइडेन जार। तो प्रैक्टिकली देखा जाए यही कैपेसिटर का पहला फिजिकल डिस्कवर है। तो आइए जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रख सकता है और ये जनरली दो प्लेट का बना होता है। तो अगर किसी डिवाइस का आपको कैपेसिटेंस मेजर करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा C=Q/V, जहाँ C का मतलब होता है कैपेसिटेंस, Q का मतलब होता है चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और V का मतलब होता है वोल्टेज। कैपेसिटर बहुत सारे चीज़ों से बनाया जा सकता है, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, सिरेमिक, ग्लास, वैक्यूम या फिर ये सब छोड़ के दूसरा कोई भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल। तो अगर कैपेसिटर का स्ट्रक्चर के हिसाब से कैटेगराइज करें तो फिर कैपेसिटर दो तरह का होता है। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दूसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होता है जिसमें दो प्लेट पैरेलली रहता है और जबकि दोनों प्लेट में अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए, इसका मतलब एक प्लेट में पॉजिटिव और दूसरा प्लेट में नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए, तो फिर वो कैपेसिटर की तरह काम करने लगता है। तो इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल में देखते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टिव एलिमेंट के बीच में एक नॉन कंडक्टिव एलिमेंट रहता है और ये सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। अगर वर्क फंक्शंस के हिसाब से कैपेसिटर को कैटेगराइज करें तो फिर कैपेसिटर चार तरह का होता है। एक होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, दूसरा पोलराइज्ड कैपेसिटर, तीसरा वेरिएबल कैपेसिटर और चौथा होता है ट्रिमर कैपेसिटर। तो देखते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या होता है। दोस्तों, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर वो होता है जिनको आप सर्किट में किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब कैपेसिटर का कोई पॉजिटिव या फिर कोई नेगेटिव साइड नहीं होता है। आप सर्किट में इसे किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नॉर्मली काम करेगा। जनरली इस तरह का कैपेसिटर सिरेमिक होता है। इस तरह का कैपेसिटर को हम लोग टाइमिंग सर्किट में यूज करते हैं, एज अ फिल्टर भी यूज करते हैं और उस डीसी सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए और एसी को पास करने के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो मैंने यहाँ पर दिखाया है और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का एक एग्जाम्पल पिक्चर भी मैंने यहाँ पर दिया है। तो आप देखते हैं कि पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या होता है। तो पोलराइज्ड कैपेसिटर वो होता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करता है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा या फिर ये डैमेज हो जाएगा। इस तरह का कैपेसिटर को करेक्ट पोलरिटी में ही कनेक्ट करना सही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ब्लास्ट भी हो सकता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाए हैं जो आपको आखिर में दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोलराइज्ड जो कैपेसिटर होता है उसका सिंबल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और वो प्रैक्टिकल पोलराइज्ड कैपेसिटर जैसा दिखना में होता है वैसा एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है पोलराइज्ड कैपेसिटर का, ये एक्चुअली यूके और यूएस बेस्ड मॉडल में वेरी करता है। तो यहाँ पर यूके और यूएस बेस्ड मॉडल कोई भी हो, मैंने यहाँ पर सबका ही सिंबल यहाँ पर दे दिया है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अभी देखते हैं वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है।
तो वेरिएबल कैपेसिटर वो होता है जिसका कैपेसिटेंस हम लोग वेरी कर सकते हैं, और ये कुछ प्लेट के कॉम्बिनेशन से बना होता है जो प्लेट्स को हम लोग मूव कर सकते हैं। तो प्लेट मूव करने से कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल कैपेसिटर का एक सिंबल दिया हुआ है, और प्रैक्टिकली वेरिएबल कैपेसिटर का जो एग्जांपल होता है वो पिक्चर मैंने दिया हुआ है इधर। वेरिएबल कैपेसिटर मेनली टीवी ट्यूनर या फिर एफएम ट्यूनर में यूज होता है। तो पहले के दिन में जो एफएम यूज होता था, जो रेडियो यूज होता था, अगर आपने उसको कभी खोला होगा तो आपने ऐसे पार्ट्स जरूर देखे होंगे वहां पर। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल कैपेसिटर है। तो आइए देखते हैं कि ट्रिमर कैपेसिटर क्या होता है। ट्रिमर कैपेसिटर भी वेरिएबल कैपेसिटर का तरह ही होता है, बस ट्रिमर कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर में एक ही डिफरेंस होता है कि ट्रिमर कैपेसिटर ज्यादा बार इसका कैपेसिटेंस आप चेंज नहीं कर सकते। एक दो बार कैपेसिटेंस चेंज करना सही होगा, बाद में ये खराब हो जाता है बार बार चेंज करने से। लेकिन ये जो वेरिएबल कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस आप बार बार चेंज कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर जो है वो मैंने यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह का कैपेसिटर दिया हुआ है। इंटरनेट में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको और भी कई तरह का डिफरेंशिएट करने वाला स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने यहाँ पर बना के दिया है। आप चाहे तो इसका एक कॉपी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जैसे मैंने रेसिस्टर के टाइम में बताया था कि रेसिस्टर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक उसी तरह कैपेसिटर में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन रेसिस्टेंस और कैपेसिटर में जो सीरीज और पैरेलल का जो इक्वेशन होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। इसका मतलब मैंने जैसे दिखाया था कि पैरेलल रेसिस्टर में अगर R1 R2 R3 रेसिस्टर पैरेलल में रहता है तो उसका जो R इक्विवेलेंट जो होगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा इक्वेशन 1/Req is equal to 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन अगर तीन कैपेसिटर पैरेलल में हो और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालना चाहे तो आपको उल्टा इक्वेशन यूज करना होगा, मतलब Ceq इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 यूज करना होगा। और अगर आपका कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उसका अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहे तो फिर आपको 1/Ceq इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसा इक्वेशन आपको यूज करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप कैपेसिटर के वैल्यू निकालना चाहें, अगर आपका कैपेसिटर जो है वो अगर पोलराइज्ड है तो फिर नॉर्मल पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होता है तो बॉडी के ऊपर ही लिखा होता है कि उसका वैल्यू कितना है, उसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है और वो कितना वोल्टेज तक का सर्किट में उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका जो कैपेसिटर है वो अगर सिरेमिक रहता है या फिर नॉन पोलराइज्ड रहता है तो आपको पता नहीं चलेगा उसका एक्चुअल कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर से आपको कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिया है। एक सिरेमिक कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ है 104 और दूसरा सिरेमिक कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ है 224। तो इस तरह का कैपेसिटर अगर आपको मिलता है तो आपको कैसे चलेगा कि इसका कैपेसिटेंस क्या होता है। तो इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर तीन नंबर ए बी सी होता है तो फिर ए बी इंटू 10⁻⁶ पिकोफैराड। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 104, तो फिर मैंने जो फॉर्मूला आपको अभी बताया उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आएगा 1 और 0 एक के बाद दूसरा बैठा दीजिए, उसके बाद इंटू 10⁴ पिकोफैराड। तो ऐसे आएगा 1 लाख पिकोफैराड। तो 1 लाख पिकोफैराड नहीं होता है, 1000 पिकोफैराड को 1 नैनोफैराड कर देते हैं। तो फिर 100,000 पिकोफैराड मतलब 100 नैनोफैराड। तो इसको 100 नैनोफैराड का मतलब हो जाता है 0.1 माइक्रोफैराड। दूसरा केस में आप कीजिए तो पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 बैठा दीजिए, उसके बाद इंटू 10⁴ पिकोफैराड होगा। तो इसका मतलब होता है 2,20,000 पिकोफैराड। तो 2,20,000 नहीं होता है, 220 नैनोफैराड हो जाता है वो। उसके बाद उसको अगर माइक्रोफैराड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हो जाएगा 0.22 माइक्रोफैराड। अभी हम दूसरा और एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि 100 के 100V और या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 47 NK। तो ऐसे कैपेसिटर अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो पहले केस में 100 के 100V लिखा हुआ है, तो 100V का मतलब होता है 100 वोल्ट में 100 वोल्ट तक का उसका लिमिट है, और 100 के लिखा हुआ है इसका मतलब होता है
कि वो 100,000 पिकोफैराड का वो कैपेसिटी है। तो 100,000 नहीं होता है तो 100 नैनोफैराड हो जाता है वो, और 100 नैनोफैराड का मतलब होता है 0.1 माइक्रोफैराड। तो ये जो कैपेसिटर है उसका रेटिंग है 0.1 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट। तो दूसरा जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है 47N के, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे आप? 47N के लिखा हुआ है, ऐसा केसेस में आपको जो नंबर रहेगा उसके साथ अगर n लिखा है तो उसको नैनोफैराड कर दीजिए, इसका मतलब वो हो जाएगा 47 नैनोफैराड। अभी अगर सोचिए कि 47N के ऊपर जगह पर वो जो कैपेसिटर है उसका नंबर लिखा हुआ है N47, तो फिर जो कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.47 नैनोफैराड। अभी अगर ऐसा लिखा रहे कि 4N7, तो फिर उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 4.7 नैनोफैराड। तो अभी दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2A103J, तो फिर इसका वैल्यू कैसे निकालें हम? तो इसके वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा कि ये 2A जो है इसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2A जो है उसका वैल्यू लिखा होता है 100 वोल्ट, तो फिर इसका जो मतलब है इसका रेटिंग जो है वो 100 वोल्ट है। अभी इसका बाकी जो नंबर है 103, तो 103 जैसे मैंने बोला कि वैसे निकालना है कि 10 को पहले लिख देना है, उसके बाद 3 का मतलब होता है 10⁻³ पिकोफैराड, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ यानी कि 10,000 पिकोफैराड, यानी कि 10 नैनोफैराड हो गया। तो 10 नैनोफैराड मतलब हो गया 0.01 माइक्रोफैराड। तो इस कैपेसिटर का रेटिंग हुआ 0.01 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट। अभी लास्ट में जे लिखा हुआ है, तो जे का मतलब क्या होता है? तो अभी देखिए यहाँ पर दूसरा एक टेबल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर टॉलरेंस लिखा हुआ है कि ABCDEFGHIJ। तो जे के देखिए, जे में देखिए टॉलरेंस जो है ±5%, तो इसका जो वैल्यू है 0.01 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट, और उसका टॉलरेंस है होगा ±5%। अभी दूसरा एक केस देख लेते हैं जहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा रहता है, सिर्फ कैपेसिटर के ऊपर कलर दिया रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को रेसिस्टर के टाइम में बोला था कि वहाँ पर कलर कोड से रेसिस्टर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर इस तरह का कैपेसिटर अगर आपको मिल जाता है तो इस तरह का कैपेसिटर में भी आपको कलर कोड देख के वैल्यू निकालना है। तो कलर कोड के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक का मतलब होता है 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3 और येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9। तो अगर ऐसा दिया रहता है तो फिर पहले का जो दाग होता है वो होता है फर्स्ट डिजिट। यहाँ पर देखिए पहला का जो कलर बैंड है वो है येलो, तो येलो का जो वैल्यू होता है वो है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। उसके बाद सेकंड वाला कलर जो है वो होता है सेकंड डिजिट, तो देखिए सेकंड वाला कलर जो है वो है वायलेट, तो वायलेट जो होता है उसका वैल्यू होता है 7, तो हम लिखेंगे 4 के बाद 7। अभी मल्टीप्लायर मतलब थर्ड वाला जो दाग होता है वो है मल्टीप्लायर, मतलब ऑरेंज कलर जो दिया हुआ है ऑरेंज का वैल्यू होता है 3। अभी इसका मल्टीप्लायर अगर करेंगे तो फिर वो 10⁻³ यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो वैल्यू है वो पिकोफैराड में लिखा जाता है। तो 47 हुआ, उसके बाद 1000 मल्टीप्लाई हुआ तो फिर हुआ 47,000 पिकोफैराड। अभी जैसे कि मैंने बोला था कि 47,000 नहीं होता है तो 47 नैनोफैराड हो जाएगा वो। और उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट वाला जो दाग है वो होता है टॉलरेंस। तो यहाँ पर टॉलरेंस जो है व्हाइट है, तो व्हाइट में देखिए टॉलरेंस टेबल में देखिए व्हाइट का मतलब होता है टॉलरेंस ±10%, तो इस कैपेसिटर का जो टॉलरेंस है वो होता है ±10%। और आखिर में जो दिया होता है वो होता है उसका लिमिट कितना वोल्टेज तक है। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो कलर है वो है रेड, तो रेड का मतलब होता है 250 वोल्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा मैंने एक टेबल दिया है जिसमें हर एक कलर कोड के हिसाब से जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर कलर है रेड, तो इसका वोल्टेज है 250 वोल्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी लिया है 3.7 वोल्ट का। एक वोल्ट मीटर है यहाँ पर, एक 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, 2200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। एक 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। यहाँ पर मैंने एक डायोड एलईडी लिया है। एक 330 ओम का रेजिस्टर है यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सीरीज पेपर लिया है, क्योंकि ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होता है इनको यूज़ करने से पहले थोड़ा इनका जो पिन होता है उनको थोड़ा घिस लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि इनके ऊपर जो रस्ट लगा होता है वो चला जाता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा ब्रेड बोर्ड लिया है जहाँ पर हम यहाँ पर आज का एक्सपेरिमेंट जो है वो करेंगे कि यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है उससे देखते हैं कि बैटरी का वोल्टेज कितना दिखा रहा है।
तो मैंने पॉजिटिव पोल पर पॉजिटिव पिन लगाया और नेगेटिव पे नेगेटिव पिन लगाने से यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.82 वोल्ट दिखा रहा है। अभी हम इस एलईडी को यहाँ पर सेट करेंगे। उसका एक पिन के साथ हम ये रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे ताकि अगर वोल्टेज ज़्यादा कम हो जाए तो एलईडी ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए हम एक 330 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम तीनों अलग अलग कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो अलग अलग लगा के दिखाएंगे आपको कि हर एक कैपेसिटेंस ज़्यादा होने से कितना देर तक वोल्टेज को पकड़ रख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई रफ चीज़ों से, कोई रफ टूल से इसको थोड़ा घिसना पड़ता है। जैसे कि देखिए ये जो है इसका पिन थोड़ा डर्टी है, ये थोड़ा रस्ट पड़ा हुआ है। अभी इसको अगर हम ऐसे घिसेंगे तो देखिए इसका जो धूल होता है, इसका जो रस्ट होता है वो चला जाता है और ग्लो करने लगता है। तो ऐसे ही आपको रेसिस्टेंस भी अगर आप यूज़ करेंगे या फिर कोई भी पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप उसको यूज़ करने से पहले उसको थोड़ा ऐसे रब कर ले ताकि इसका जो रस्ट है वो चला जाए और सोल्डरिंग या फिर ब्रेडबोर्ड में अगर काम कर रहे हैं तो वो अच्छे से कर पाए, आप अच्छे से कनेक्शन हो सके। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एलईडी का पॉजिटिव पोल के साथ एक 330 ओम का रेजिस्टर लगा दिया है। अभी हम देखेंगे कि ये जो 3.7 वोल्ट का जो बैटरी है इसको अगर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं लाइट एलईडी में तो ये कितना देर तक, अगर कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर देते हैं इंस्टेंट, तो ये कितना देर तक पावर स्टोर करके रखेगा। तो हम पहले नेगेटिव पॉइंट को लगा देते हैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट को लगा दिया और पॉजिटिव पॉइंट को जस्ट एक बार टच कर रहे हैं तो टच लाइट दिख रही है, ग्लो कर रहा है। और ये जब हम वायर को छोड़ दे रहे हैं तो लाइट इंस्टेंट ऑफ हो जा रहा है, कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर एक 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो इस कैपेसिटर को यूज़ करके हम देखेंगे कि ये कितना देर तक बैटरी का जो चार्ज है वो स्टोर कर पा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मैंने लगा लिया है और इसका जो नेगेटिव पोल है उसमें हम इसका नेगेटिव पोल के साथ एलईडी का भी नेगेटिव पोल कनेक्टेड है और बैटरी का भी नेगेटिव पोल कनेक्टेड है और पॉजिटिव पोल के साथ एलईडी के साथ जो रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में है उस रेजिस्टेंस का और दूसरा पॉइंट के साथ कैपेसिटर का भी पॉजिटिव पॉइंट कनेक्टेड है और उसी पॉइंट में मैं अभी बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो लगा के कैपेसिटर को चार्ज करूँगा। तो देखते हैं कि चार्ज करने के बाद जब छोड़ देंगे तो कितना धीरे धीरे कैपेसिटर है वो चार्ज डिस्चार्ज करेगा। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर चार्ज कर रहा हूँ इसको। तो अभी जो है मेरा कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है। अभी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी को। जो डिस्कनेक्ट कर दिया तो देखिए धीरे धीरे एलईडी जो है वो ऑफ हो रहा है। अभी तक ऑफ नहीं हुआ है, धीरे धीरे ऑफ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज स्टोर कर रहा है और एलईडी को धीरे धीरे ऑफ होने दे रहा है। तो फिर से देखिए आप, छोड़ देने से धीरे धीरे ऑफ। अभी अगर 4700 माइक्रोफैराड की जगह इसका आधा कैपेसिटी वाला कैपेसिटर यूज़ किया जाए तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर अभी 2200 माइक्रोफैराड का जो है कैपेसिटर वो यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है उसको मैं नेगेटिव में कनेक्ट करूँगा और पॉजिटिव जो है उसको रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी देखते हैं कि इसको चार्ज करने के बाद जल्दी से कितना जल्दी चार्ज ख़त्म होता है। तो अभी ये चार्ज हो रहा है। तो जब भी हम छोड़ दे रहे हैं तो देखिए 4700 माइक्रोफैराड में जितना देर तक चार्ज स्टोर कर रहा था ये उतना देर तक चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, जल्दी से छोड़ दे रहा है।
तो हम इस एक्सपेरिमेंट को और भी अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पर एक 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नेगेटिव जो पॉइंट है उसमें नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ और कैपेसिटर का पॉइंट के साथ पॉजिटिव पॉइंट रेसिस्टेंस का दूसरा पॉइंट के साथ पॉजिटिव पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ। तो और देखते हैं, यहाँ पर मैं चार्ज कर दे रहा हूँ। चार्ज करने के बाद जब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए एकदम ही जल्दी से चार्ज छोड़ देगा। ये देखिए एकदम ही जल्दी से चार्ज छोड़ देगा। तो अभी हम देखेंगे अगर कैपेसिटर का अगर पोलराइज्ड कैपेसिटर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव पिन है उसको अगर रिवर्स वोल्टेज में कनेक्ट किया जाए, रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट किया जाए तो क्या होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, कभी भी आप घर पे कोशिश ना करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लिया है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है उसमें मैं नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ और नेगेटिव जो पिन है उसको मैंने पॉजिटिव कनेक्ट पकड़ के कुछ देर होल्ड कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है वो अभी ब्लास्ट किया, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और कभी कभी ये बहुत छोटा कैपेसिटर था, जब बड़ा कैपेसिटर होता है तो उसमें और भी बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और उसमें से फ्लेम निकलने लगता है। तो कभी भी ऐसा गलती मत करें। कभी भी अगर आप कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं किसी सर्किट में तो फिर देख के ज़रूर कनेक्ट करें कि आप पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही कनेक्ट करें और नेगेटिव को नेगेटिव में ही कनेक्ट करें। तो यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर देने का कोशिश किया है। बहुत कुछ कैलकुलेट करने के लिए होता है कैपेसिटर में। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर दिए गए किसी भी चीज़ के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे हमारे हर अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।